नमस्कार दोस्तों। हाल ही में यूएसए के अनुसंधानकर्ताओं ने एक प्रस्ताव किया है कि हमें चंद्रमा की धूल को सूर्य और पृथ्वी के बीच में फैला देना चाहिए, जिससे सूर्य से जो आने वाली विकिरण है उन्हें वो धूल ब्लॉक कर लेगी और पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव कम हो जाएगा। देखो इसमें क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि अगर हम ये चंद्रमा है इसकी धूल को सूर्य और पृथ्वी के बीच में यहाँ पर क्या कर दें, अगर फैला देंगे तो सूर्य से जो आने वाली सौर विकिरण है वो यहाँ से परावर्तित हो जाएगी या क्या हो जाएगी, वो प्रकीर्णित हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी, जिससे पृथ्वी पर जो पहुंचने वाला रेडिएशन है वो कम हो जाएगा और पृथ्वी पर जो हमारे मानवीय कारणों से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसका प्रभाव कुछ कम हो पाएगा। तो ये जो टेक्निक है, जो ये विधि है, इसे बोला जाता है एसआरएम, सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। ये भी ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने की एक तकनीक है जिसके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को यूज किया जाता है, बहुत सारे मेथड्स को यूज किया जाता है, उसे हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले तो इसे देखते हैं दोबारा से कि ये जो धूल को यहाँ जो इससे क्या किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, इस पॉइंट को उन्होंने कहा है कि ये L1 पॉइंट है। देखो L1 पॉइंट क्या होता है, लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं इन्हें। ये देखो, इसको इस मैप से हम देखते हैं, देखो इस डायग्राम से, जैसे मान लो कि ये पृथ्वी है और ये मान लो सन है, तो इनके बीच में एक ऐसा बिंदु है जहां पर पृथ्वी और सूर्य का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बराबर, वो एक दूसरे को संतुलित कर देता है या लगभग बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फोर्स को संतुलित कर देते हैं, जिससे ये जो छोटा सा पिंड है वो यहीं बना रहेगा। और अगर ये इस तरह से अर्थ मूव करती है तो ये भी साथ साथ ही क्या करेगा, मूव करता रहेगा। इस तरह के कुल 5 पॉइंट हैं, L1, L2, L3, L4 एंड L5। ये 5 ऐसे पॉइंट हैं जो अपने आप में स्थिर रहते हैं। इनका यूज सैटेलाइट की स्थापना के लिए किया जाता है ताकि उनका फ्यूल कम यूज हो, फ्यूल कंजम्पशन को कम करने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो इस परिकल्पना में ये कहा गया है कि अगर हम मून की जो धूल है उसको इस पॉइंट पर क्या कर दे, फैला दें, तो सूर्य से आने वाली रोशनी को ब्लॉक कर देगा। और इसी तरह देखो ये L2 पॉइंट भी है। L2 पॉइंट पर हमने अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप को स्थापित किया है। तो ये पॉइंट अपने आप में स्थिर रहते हैं और हमेशा यहीं रहेगा। अर्थ जैसे जैसे चारों तरफ घूमती रहेगी, ये साथ साथ घूमता रहेगा। तो ये इस परिकल्पना के क्या है, मूल में है। लेकिन इसकी प्रेरणा इन्हें मिली कहां से? देखो इसकी प्रेरणा इन्हें मिली है, एक टोम्बेरो नाम का ज्वालामुखी था जो इंडोनेशिया में पड़ता है। वहां पर एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है सुम्बावा। वहां पर 1816 में इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, जिसके कारण जो धूल के कण हैं, सल्फेट के कण हैं, वो समताप मंडल तक पहुंच गए थे और उन्होंने सूर्य से आने वाले रेडिएशन को इतना ब्लॉक कर दिया था कि उस वर्ष ग्रीष्म ऋतु आई नहीं, समरलेस ईयर था वो। तो वहीं से ये प्रेरणा मिली थी। वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर इस समताप मंडल की जगह अगर यहाँ अपर लेयर पर जाकर, अर्थात चंद्रमा से आगे जाकर हम इसको क्या करें, धूल को फैला दें, तो वही काम ये करेगा जो उस टाइम पर इस ज्वालामुखी क्रिया के दौरान हुआ था। तो इस तरह से दो व्यूज हैं। एक व्यू कह रहा है कि हमें अपर एटमॉस्फेयर में या स्पेस में जाकर ये काम करना चाहिए, दूसरा कह रहा है कि हमें स्ट्रेटोस्फीयर में भी ये काम किया जा सकता है। अर्थात अगर हम समताप मंडल में सल्फेट के कण या धूल के कण, एरोसोल जिन्हें कहते हैं, उन्हें स्थापित कर दे तो पृथ्वी पर आने वाला रेडिएशन कम हो जाएगा। इसे बोला जाता है स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन। तो देखो इसमें क्या होता है, देखो इस विधि में क्या होगा कि हम स्ट्रेटोस्फीयर में क्या करते हैं, धूल के कणों को या सल्फेट के कणों को इस पर स्थापित कर देते हैं, यहाँ पर उन्हें फैला दिया जाता है। तो सूर्य की जो रेडिएशन आएगी वो यहाँ से क्या करेगी, टकरा कर परावर्तित हो जाएगी, यूं आई सूर्य की रेडिएशन और परावर्तित वापस हो जाएगी, या वो प्रकीर्णित स्कैटर हो जाएगी और पृथ्वी पर आने वाली रोशनी कम हो जाएगी। ये एक मेथड है सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट का। इसी तरह का एक और विधि कहा जाती है जिसके अंदर कहा जाता है कि हम आउटर स्पेस में बड़े बड़े ग्लासेस को लगा देंगे, जिससे सूर्य की किरणें उससे टकराएंगी और वापस अंतरिक्ष में चली जाएंगी। इसी तरह का एक और मेथड है जिसे मेराइन क्लाउड व्हाइटनिंग कहा जाता है। इसके अंतर्गत सॉल्ट के कणों को वायुमंडल में छोड़ा जाता है, जिससे जो बादल बनते हैं वो बहुत चमकीले बनते हैं, उनका ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होती है, जिससे सूर्य की किरणें उससे टकराकर वापस अंतरिक्ष में चली जाती है। इसी तरह की एक और विधि है जिसमें हम क्या करते हैं, ऐसी क्रॉप्स को पृथ्वी पर उगाते हैं जिनका कलर थोड़ा लाइट होता है। और एक मेथड और है जिसमें हम छतों को या रूफ्स को हम व्हाइट कर देते हैं, लाइट कलर का बनाते हैं, जिससे कि उनसे प्रकाश टकराकर वापस चला जाता है, जिसे हम एल्बिडो कहते हैं। तो एल्बिडो को बढ़ा देता है ये। तो ये सब आते हैं सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट तकनीक में। और इन्हीं में से एक तकनीक है ये स्ट्रेटोस्फीयर एरोसोल इंजेक्शन की। तो इन दोनों में लेकर क्या किया जाता है, कुछ वैज्ञानिक इसका भी समर्थन करते हैं, स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल टेक्नोलॉजी का, लेकिन इसके संदर्भ में बहुत सारी चिंताएं भी व्यक्त की जा रही हैं। देखो
कौन कौन सी चिंताएं हैं? बताया जा रहा है कि अगर हम यहाँ पर एरोसोल को डाल देंगे तो पृथ्वी पर तापमान बहुत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तापमान कम होने से क्या होगा, क्रॉप की उत्पादकता पर प्रभाव पड़ सकता है। अगर सूर्य किरणें ब्लॉक हो जाएंगी तो हम क्या करें, फसलों की उत्पादकता कम हो सकती है। इसके अलावा सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ ये भी कहा है कि हमें अभी तक ये नहीं पता कि ये वर्षा के प्रतिरूप को किस प्रकार प्रभावित करेगा। देखो अभी तक जितने भी मॉडल आए हैं जो ये बताते हैं कि अगर यहाँ पर हम एरोसोल को डाल देंगे तो वो पृथ्वी पर तापमान को किस तरह प्रभावित करेंगे, इसी के बारे में जानकारी देते हैं। लेकिन वो अभी तक ये नहीं बता पाए हैं कि वर्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हो सकता है कि ये सभी जो उनकी चिंताएं हैं वो सही हो जाए, कि वहां सूखे की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाए। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो स्ट्रेटोस्फीयर में हम एरोसोल डालेंगे तो इसको कौन देखेगा कि इसे कहां डालना है, कितनी मात्रा में डालना है और किस जगह पर डालना है। और इसका अगर कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है, अगर मान लो इससे वर्षा की मात्रा कम हो गई तो उसके कारण किसी देश को जो नुकसान होगा उसका कंपनसेशन कौन करेगा, उसकी क्षतिपूर्ति करेगा कौन करेगा। क्योंकि पहले से ही लॉस एंड डैमेज पर इतना विवाद चल रहा है कि ये एक और कंपनसेशन का मुद्दा खड़ा हो जाएगा। इसके साथ साथ ये भी चिंता व्यक्त की जा रही है कि जो इसकी साइंस है और जो इसका प्रभाव है उस पर कैसे विचार किया जाए। देखो ये भी तो हो सकता है कि किसी देश में क्या हो जाए, इसकी वजह से बहुत ज्यादा क्या हो जाए, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाए। तो अगर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इस पर भी क्या की जा रही है, इस पर भी चिंता व्यक्त की जा रही है। तो इस संदर्भ में एक और चीज जो निकल कर आई है वो है कि एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने और एक एसिलोमर कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ये कहा गया है कि जो क्लाइमेट जियो इंजीनियरिंग की जा रही है, इस क्लाइमेट जियो इंजीनियरिंग के प्रति उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं कि अगर आप करो तो इन चीजों को ध्यान में रखो। तो पहला उसमें क्या मेथड बताया, उन्होंने बताया कि जो भी इस मेथड्स का यूज कर रहा है वो अपनी तकनीक और उसके प्रभावों को क्लियर करे कि इसकी क्या कौन सी तकनीक है, इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। और ये कहा गया है कि ये जो इसकी मॉनिटरिंग होगी और इसकी जो रिपोर्टिंग होगी वो सारा का सारा पारदर्शी होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। और चौथा ये बताया कि सभी को मिलकर, जितने भी हितधारक हैं उनको मिलकर एक कंपनसेशन की, एक क्षतिपूर्ति की एक कोई स्कीम लानी चाहिए या एक किसी उस पर एक सहमति बनाने की आवश्यकता है, तब इस पर आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आप इन मेथड्स का तो यूज करो। जो अभी हमने जो पहले वाला मेथड देखा था या ये मेथड है स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल है, ये टेम्परेरी मेथड है। जब ये एरोसोल सेटल हो जाएगा तो सूर्य का किरणें वापस पृथ्वी पर आने लगेंगी। तो ये सारे के सारे उपाय टेम्परेरी हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि हमें इनके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग को भी कम करना चाहिए, अर्थात ग्रीन हाउस गैसेस के प्रभाव को कम करना चाहिए, उसके उत्सर्जन को कम करना चाहिए। तब जाकर हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को के सम्मिलित प्रभाव से हम ग्रीन हाउस गैसेस को कम कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। तो ये इस पूरे मुद्दे में कहा गया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।